बता रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, बार बार नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है, वो कंटेंट क्या पढ़ना है वही भूल चुके हैं, है ना। छात्र की उन गलतियों के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या चीजें बहुत गलतियां करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी गलती है कंटेंट जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ना। बता रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, बार बार नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है, वो कंटेंट क्या पढ़ना है वही भूल चुके हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो गया है। मतलब आप देखेंगे पहले से ही कि तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा हो गया होगा वीडियो। हम लोग तो मस्ती में बस सुनते जा रहे थे और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कि मतलब यदि आप नहीं सुनेंगे वीडियो को तो आप विश्वास करिए, आप पता नहीं क्या क्या मिस कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आपको वीडियो, आपको अगर अपने मन वाले प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हमारे वीडियो के किसी ना किसी मिडिल में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। अब किसके कौन से प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा तो उसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए हैं कि वीडियो किस पर्पस से है, क्या है, कैसे है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आप सभी लोग बोर ना हो तो जैसे आप सभी लोग सुनते हैं कोई करंट अफेयर, कोई चीज भी सुनते हैं, ईयरफोन लगा करके उसको स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो आप सभी लोग इसकी भी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x पे कर लीजिएगा, 1.5x पे कर लीजिएगा, ऐसे हिसाब से करके, ताकि आपको कम समय में जल्द से जल्द आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाए। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम और विभांशु सर जो है आए हुए हैं इस समय, जो है इंटरव्यू लगातार ले रहे हैं और इसी सिलसिले में आप हमारे बीच में देख रहे हैं, बैठे होंगे। नाम मैं बताऊंगा भी तब पर भी आप जान रहे हैं, नहीं बताऊंगा तब पर भी आप जान रहे हैं। तो नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए धड़ाधड़। सर का नाम बताइए, क्या नाम है। सबसे पहले तो हम लोग गांव में आए हैं और यहाँ गांव में बाटी चोखा बकायदे अभी खाए हैं हम लोग। बिस्तर में मैं गिरा भी दिया था लेकिन फिर उसके बाद आराम से बैठे हैं। अब इंटरव्यू हम लोग करेंगे। अब ये मत सोचिएगा इंटरव्यू स्ट्रेटेजी बनेगी कोई और क्या क्या पढ़ना है, ये बताओ वो बताओ, ये सारे हैं पढ़े हुए। आज हम जानेंगे 11 से 12 बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिया जिन्होंने, उस फेलियर अवस्था को जानेंगे कि आखिर क्यों अभी तक फेल होते रहे, किस प्रकार से, कैसे, क्या कैसे, सारी चीजें जानेंगे। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी बात की शुक्ला जी ने कि मतलब फेलियर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पूरे इस वीडियो को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस पर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम दोनों लोग जब इंटरव्यू करते हैं तब कहीं ना कहीं टॉपर से जो चीज़ें पढ़नी होती है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करेंगे, यानी इंटरव्यू तक, तैयारी के पहले और तैयारी के बीच और पूरा तैयारी के एंड तक पूरा बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें अपने तैयारी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके ही घर में हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं लेकिन कैमरा हम लोग का है यहाँ पे। तो आज आप बोलिए कुछ जो हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। 11 से आप पहले की आप मतलब अपने विषय में बताइए। आज बताइए कि लोग आपके विषय में जो मतलब जानते हैं लेकिन क्लियर नहीं जान रहे हैं, ये जान रहे हैं फलानी नौकरी कर रहे हैं, छोड़े सारी चीजें जो है, तो क्लियर तरीके से इनको डिटेल में बताइए। और फेलियर वाली जो कहानी हम लोग को आपने बताई थी भैया कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, जहां कैमरा नहीं लगा था कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो सारी चीजें आप डिस्कस करिए इनके साथ में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आप लोगों का भी स्वागत है। जितने भी छात्र देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है आप दोनों लोगों के चैनल पे। और आप लोग बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, मोटिवेट होते हैं इससे छात्र रणनीति बनाने में और परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहयोग आप लोग कर रहे हैं लोगों का। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, वो शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं। तो मेरी जर्नी जो थी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है, हमेशा जिगजैग मोशन में रहा है। मतलब शुरुआत से कुछ ऐसा था नहीं। गांव से मैं पूरी तरीके से पढ़ा हूँ, जहाँ पर आप आए हैं यहीं मेरी लगभग पढ़ाई हुई है। यूपी बोर्ड से हिंदी माध्यम से रहा, तो बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उस समय ये था कि मैथ और इंग्लिश, लोग अक्सर जो ट्यूशन वगैरह कराते थे, मैथ इंग्लिश मजबूत रहती थी, तो
ट्यूशन की वजह से मेरा मैथ इंग्लिश मजबूत था शुरू से ही, और ये दो मजबूत पक्ष थे। जो कि मैथमेटिक्स अगर मजबूत रहती है तो आगे जा कर के प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बेसिक्स आपके कमज़ोर हैं, सामान्य अध्ययन वगैरह नहीं पढ़ाया आपने, जैसे भूगोल इतिहास ये सब ग्रेजुएशन तक मुझको जानकारी नहीं थी, बिल्कुल शून्य था मैं। हाँ, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो जिस तरीके से पास लोग होते हैं यूपी बोर्ड वाले, वो तो आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल। तो हम लोग भी वही थे। मैथ साइंस वगैरह तो अपना पोर्शन मजबूत था वो, लेकिन उसके बाद वाले पोर्शन कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, वो आज तक नहीं बताया वो। ठीक है। लेकिन जब ग्रेजुएशन किया मैंने तो उस समय तक एक स्टडी हो चुकी थी, और एक सपना था आईआईटी में जाकर के अपना पीएचडी कंप्लीट करके और एकेडमिक कैरियर बनाने का। तो आईआईटी खड़गपुर में मैं गया था, और वहाँ पे जब गया 6ठा वेतन आयोग आया था, और बहुत बूम एक प्रकार से हो गई थी। उसमें आईएएस ऑफिसर इलाहाबाद से बहुत निकलते थे। इलाहाबाद में कुछ हॉस्टल हैं, जैसे एन झा हॉस्टल है, आईएएस मशीन कहा जाता था उसको, बहुत चर्चित रहता था। तो एक क्रेज सा था उस समय। तो मैंने भी सोचा अब सिविल सर्विस की तरफ जाना है, लेकिन घर वालों को कन्विंस भी करना था, क्योंकि हम लोग ऐसी सोसाइटी से हैं कि अकेले कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो फिर आईआईटी छोड़ने के पहले मैंने अप्लाई कर दिया था जॉब को। तो जॉब मुझे उस समय गवर्नमेंट जॉब, जो कि मैथ वगैरह स्ट्रांग था, तो एसएससी में और एफसीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग और रेलवेज में 2-3 जॉब्स उस समय मिली थी, एक साथ मिली सारी जॉब्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्रम से मिले, छोड़ने और पकड़ने का अवसर मिले। उस समय एक जॉब मैंने चुन ली, चूँकि वर्दी वाली थी और थोड़ी अच्छी थी। किस पोस्ट पे थे? मेरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में था, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे मैं सबसे पहले मैंने वही जॉब की थी। उसके बाद वहीं से सीबीआई में, वहीं से नारकोटिक्स और तमाम जो केंद्रीय संस्थान है वहाँ पे हमने काम किया है। बाद में वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा जब बढ़ा, जब पद बढ़ा मेरा, इंस्पेक्टर रैंक में जब पहुँचा, थाना इंचार्ज बना, तो काफ़ी जहाँ प्रेशर वगैरह क्रिएट होने लगा, और थोड़ा दूर था इस वजह से भी। और मेरा एक विकल्प भी हो गया था, यूट्यूब पढ़ाने लगा था मैं, और अनअकैडमी के साथ मेरा एक बीच में मेरा एक पुराना चैनल था, आप जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। टीसीएस जो है वो आप लोग भी जानते हो, काफी जो TCS पुराने लोग हैं जो जानते होंगे वो सब। तो ये हुआ कि कुछ बड़ा करते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल रीजंस थे, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया वो कार्यक्रम। फैमिली के प्रेशर में थोड़ा सा ये था कि फिर से मुझको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ी। नहीं तो मैं सोच कर जब आया था जॉब छोड़ करके, तो ये था कि अभी पढ़ाएंगे ही। ठीक है, पढ़ाना अच्छा भी लग रहा था, लोग पसंद भी कर रहे थे। उसके पहले यूट्यूब पे आने के पहले मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ सपना भी नहीं था। बट लोगों को अच्छा लगने लगा, तो मेरी भी थोड़ी इच्छा बढ़ने लगी इस तरफ से, ठीक है, कि यहीं पर कुछ किया जाए बड़ा। बट वही है ना, सपोर्ट थोड़ा सा व्यक्तिगत कुछ चीज़ें होती हैं, उस वजह से फिर से मुझको तैयारी में लौटना पड़ा। और ये था कि उस समय प्रेशर इस तरह का था कि अब तैयारी करके फिर से एक जॉब लेनी ही लेनी है, एनी हाउ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें फेस की, जैसे कि कई परीक्षाएं आपने देखा, जे का भी इंटरव्यू मैंने दिया, एपीओ का भी इंटरव्यू दिया मैंने। लगातार एक कोर्स में आपने लगातार 5-6 इंटरव्यू दिए, कई अलग-अलग पैटर्न पे दिए। इस वर्ष भी मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं, पूरे वर्ष में अगर देखा जाए तो। इसके पहले लगातार देता है। यूपीएससी का भी इंटरव्यू मैंने बीच में 2020 वाला दिया था। तो ये क्रम जो है तब से चल रहा है। और आपने जो पूछा था कि असफलता का कारण, सबसे बड़ा कारण चीज यही सर हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे आपको। जैसे कि मतलब घर वालों का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है कहीं अच्छी जॉब पे सिलेक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं आप ऐसी जॉब पे थे, जैसे इंस्पेक्टर रैंक पे आपकी जॉब थी, तो काफी अच्छी जॉब थी, मतलब सबका सपना होता है वहां तक पहुंचने का। लेकिन आप उतनी अच्छी पोस्ट पे होते हुए फिर आप रिजाइन करके घर चले गए, तो उस समय आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कैसे मतलब उनको आपने मनाया? मतलब वो लोग सेटिस्फाई थे या फिर नहीं? सेटिस्फाई होते तो शायद मुझको फिर दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत न पड़ती। सेटिस्फाई नहीं थे, और यहाँ का जो सोसाइटी है बहुत क्लोज है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास अर्निंग चाहे जैसी हो, चाहे जहाँ से हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो एक गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति को मिलती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ा रहता है व्यक्ति, तो और फैमिली सोसाइटी से जुड़ी रहती है,
तो कोई उस दिन मुझसे पूछ रहा था कि पहचान का संकट जो है वो क्यों है, तो वो फैमिली की वजह से है, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, या फिर समाज की वजह से है, कौन सबसे ज्यादा प्रबल है। किसी ने पूछा था ये बात, तो मैंने कहा था कि मेन फैमिली होती है, क्योंकि वो आप समाज से डायरेक्टली न भी जुड़े रहो, आपकी फैमिली जुड़ी होती है, तो फिर आपको कुछ फैसले बदलने पड़ते हैं, तो निर्णय थोड़ा चेंज करना पड़ा। वैसे कोई बात नहीं है, जीवन तो जीना ही है और अपना काम चल ही रहा है, मतलब हम अपना काम कर ही रहे हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि हम छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हम अपने यहाँ से प्रोवाइड करवा सकें। एक चीज सर, जैसे कि कहीं ना कहीं आपसे भी जो रिलेटेड छात्र जुड़े हुए हैं और हमारे दोनों लोग के चैनल पर जो छात्र जुड़े हुए हैं वो पीसीएस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो हम यही चीज जानना चाहेंगे, आप सीक्वेंस से पूरा बताइए कि जब एक छात्र तैयारी के बारे में सोचता है तब उसे क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, बाकी फिर प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, मतलब उन सभी फेजेज पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वही मैं बात बताने जा रहा था, बीच में कट हो गया ये चीज़। इन्होंने पूछा ना फेल्योर का कारण, तो फेल्योर का एक वजह जो मुझको समझ में आती है, फेल्योर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि नहीं, मैं फेल्योर इस वजह से कहूंगा भैया कि जिस हिसाब से मैं आपको जान रहा हूं, आप जिस पद को डिजर्व करते हैं और लगातार इतने वर्षों से 5-6 बार से लगातार आपको वो पद नहीं मिल रहा है, तो उसी के लिए मैं बताना चाहूंगा। और इस बात के लिए भी एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसा कि एक समय आपने अपने टेलीग्राम चैनल पे लोग सुसाइड करते थे, उस समय आपको अपनी नौकरी की फोटो डाल करके बताते थे कि भाई डिमोटिवेट मत होइए, ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि नौकरी हमने भी छोड़ा, किया सारी चीजें, तो आप डिजर्व करते हैं एसडीएम से भी बड़े पोस्ट पे मेरे नजर में, नहीं फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। तो बहुत लोग, जैसे आज ही मेरे पास कमेंट आया था, भैया मेरा 2-3 बार से प्री नहीं निकल रहा, बहुत डिमोटिवेट हो गया हूं और मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी एक मिलेगा ना कि चीजें भाई जब ये संतुष्ट है 11 बार से शून्य से शुरू कर रहे हैं, 11 बार पहुंच रहे हैं, तो मेरी क्या मतलब वो चीजें हैं। देखिए वही बात है कि शून्य को ताकत बनानी चाहिए अपनी, क्योंकि हर बार यही होगा, अगर आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो आप शून्य पे पहुंच जाएंगे। तो शून्य को तो सफर का अपने साथी आपको बनाना है, क्योंकि शून्य फिर आपको शिखर तक पहुंचाता है, शून्य नहीं तो शिखर नहीं, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा ना कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कभी उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, कभी मेंस नहीं, कभी इंटरव्यू नहीं। बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी हैं, पूरी मेहनत के साथ जो जाते हैं, और पूरी मेहनत के साथ जो लगे हैं, उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको ज़रूर फेल्योर हम कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने लिए अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा समय मैंने पढ़ाई को नहीं दिया है। मेरा जो पढ़ाई का दौर रहा है बहुत ज़्यादा वो कटा पटा रहा है, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। फिर मेरी अगर व्यक्तिगत पढ़ाई की बात करें तो लगभग 6-7 साल से बहुत खास पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि जे का भी इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, एपीओ का भी दे रहा हूँ, आपने की होगी कहीं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो वो टूटी फूटी पढ़ाई, अपना पढ़ा भी रहे हैं और तमाम काम हमारे इधर उधर के हैं, मतलब गेम वगैरह भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, संगीत वगैरह भी चलता रहता है। कल आपने देखा ही जी, कल हम लोग भाई साहब बहुत गाना वगैरह साथ सारी चीजें देखे हम लोग, पूरा मस्ती वाला जीवन है किए हम लोग साथ में। एक्चुअली वो कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जैसे कि मुझे पता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, मैंने आपको बता दिया, आप कर जाओगे, बट मैं अगर स्वयं उसको फॉलो नहीं करूंगा तो वो मुझसे नहीं होगा। तो वही चीज है कि जैसे एक ही साथ आप जे का भी एग्जाम दे रहे हो मेंस का, उसी के साथ आप पीसीएस मेंस भी दे रहे हो, और पैटर्न एकदम अलग है, जमीन आसमान का अंतर है, और उसके साथ आप एपीओ भी दे रहे हो, वो भी अलग है एकदम से। ठीक, तो ये जो कई नावों पे सवारी वाला मैटर है, वो हर जगह आप इंसान की एक लिमिटेड क्षमता होती है, और उसी समय आप अदर स्टेट के भी मेंस वगैरह भी दे रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये क्षमता अपनी जो है पहचाननी चाहिए लोगों को। एक मैं रुकूंगा थोड़ा सा इसमें, यहाँ पूछना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे थे डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा कि जैसे मैं बताऊंगा कि मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने से पहले अपने परिवार से एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसी का नतीजा है जो अभी ये स्थिति हम लोग आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वरना आप कोई एक डिसीजन वाला कार्य अभी तक कर रहे होते हैं। परिवार को ही संतुष्ट करने के लिए फिर आप लगे, बिल्कुल लगातार लगे रहे कि अब हम मेरे मन की भी कोई नौकरी मिल जाती और परिवार भी संतुष्ट हो जाता, और वरना तो आप पहले इतनी बढ़िया पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ करके आ गए ही थे। बिल्कुल, वो काफी अच्छी पोस्ट थी अगर कहें काम की दृष्टि से, और
हर चीज़ वहाँ पे था, फैसिलिटीज़ भी थी काफ़ी, जो एक जॉब में चाहिए होती है। बट ठीक है, अभी भी एक पोस्ट मिल गई इस बार फिर से, और जो लोग चाह रहे थे, जो मुझे भी इच्छा थी, वो नहीं मिल पाई। बट ठीक, मैं आपको जो बता रहा हूँ कारण उसके पीछे वो यही है कि एक साथ आप अगर एक परीक्षा की कायदे से तैयारी कर लेंगे, फुल स्ट्रेटजी उसके लिए बनाएंगे, पूरी रणनीति, पूरी जान झोंक देंगे उसके लिए, ये तपस्या ईश्वर भी देखता है। वो देखता है कि ये लगा है, बहुत ईमानदारी के साथ लगा है, इसी परीक्षा के लिए लगा है। तो बहुत रेयर चांस है, 99% चांस है कि आपका हो जाएगा, बहुत रेयर चांस है कि आपका नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो वो आपको 100% देने के लिए तैयार रहना है। मैं वही भूमिका बता रहा था आपको कि मैं 100% नहीं दे पाता हूँ। मेरा ज्यादातर फोकस, क्योंकि आपका जो रुचि का काम है, मेरी रुचि का काम कुछ और है, लेकिन मैं रुचि के विपरीत काम कर रहा हूँ। तो इसलिए शायद वो ईश्वर भी देखता है ना कौन कितना आकांक्षी है। कहीं ना कहीं देखिए 90% 80% आपकी मेहनत होती है, लेकिन 20% भाग्य भी होता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। तो आशीर्वाद तभी लगेगा जो आप पूरे तन मन धन से किसी चीज के पीछे 70-80% दिए होंगे। समर्पित आप रहेंगे जब तक पूरी तरीके से, कि हमको समर्पित रहना, हमको यही चाहिए। ये तो आप देखो कि आज की डेट में, नाम नहीं लूंगा, बहुत डिजर्विंग लोग हैं आज, बहुत फेमस हैं, बट वो इतने सारे IAS IPS उन्होंने निकलवाए, लेकिन खुद IAS नहीं बन पाए वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद उनकी इच्छा नहीं रही कभी उतनी कि हमको IAS बनना ही, हमको कुछ काम करना है वहां पे जाकर, है ना। तो ये इच्छा डेवलप या तो होती है, जैसे अभिरुचि होती है ना, वो डेवलप होती भी है और जन्मजात भी होती है। जी जी बिल्कुल, जैसे हम लोग समय के साथ भी, जैसे अब मेरी अभिरुचि धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है, मैंने 4 पैटर्न 5 पैटर्न पे एग्जाम दिया है, ये UPSC UPPCS दोनों का अगर देखें तो। अगर समय रहते सीरियस हो जाए, सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर समय रहते सीरियस हो जाए, एक परीक्षा पर फोकस करिए कि इस बार मुझे ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है। बाकी परीक्षाएं देते रहिए आप, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सुबह कुछ पढ़ रहे हो, अगले दिन किसी और परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हो, वो भी अलग अलग पैटर्न की परीक्षा के लिए। 100% कभी नहीं दे पाओगे आप, 100% नहीं दे पाओगे, तब फिर वो चमत्कार होगा, अपवादिक रूप से आप सफल हो सकते हैं, पूर्णतया सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वही मतलब मन चाहिए चीजें फिर नहीं प्राप्त हो पाएगी, वो मन चाहिए नहीं प्राप्त हो पाएगी। ये बात अलग है कि आप स्थित प्रज्ञ हैं, जी। आप सफलता असफलता में एक जैसे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको वो बात खलेगी नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन जो आपने कहा कि डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, वो ऐसे ही लोग और हैं। ये बात भी नहीं छिपी है कि आप ही के माध्यम से पढ़े हुए कई छात्र SDM DSP RO टॉपर भी बने हैं, अच्छे लिस्ट में लोग, क्योंकि 100% दे रहे हैं। हमने जितनी चीजें बताई उन्होंने फॉलो किया उससे। मुझे ये पता है कि आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हो, मैं उसको 100% आपको बता सकता हूँ। फॉलो करना आपका काम है, आप करोगे तो ये मुझको पता है, गारंटी है कि आप निकाल लोगे। ठीक, थोड़ा सा ईश्वर का साथ रहना चाहिए, भाग्य का साथ रहे। मैं ये मानता हूँ, मुझे भाग्य पर भरोसा है, ईश्वर पर भी भरोसा है कि सब चीजें तय होती हैं, तय समय पे होती हैं। इंतजार करना चाहिए, हमारे हाथ में है काम करना। हमको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और अच्छे सद्भाव के साथ करना चाहिए, द्वेष भाव के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के सफलता पर खुद खुशी मनाना चाहिए। ये सब चीजें अगर है, डेवलप है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आती है, एनर्जी आपको बहुत आगे ले जाती है। ये IAS PCS तो एक जॉब है, और आगे जो आप सोच भी नहीं सकते वहां तक ले जाती है ना। छात्र के उन गलतियों के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या चीजें। बहुत गलतियां करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी गलती है कंटेंट जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ना चाहिए यही किसी को नहीं पता है। और मार्केट में भी लोग तमाम तरह की चीजें, 3 महीने बाकी है, कोई बता रहा था कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कोई बता रहा था पूर्वावलोकन पढ़ लो। ठीक है, कैसे संभव है? मतलब जो बताते हैं उन्होंने खुद पढ़ाई की है कि नहीं की है? क्योंकि एक ही चीज पढ़नी नहीं रहती है वहाँ पे, स्पेक्ट्रम भी पढ़नी है, उसके अलावा भी बहुत सारे नहीं, पढ़ना ही नहीं है ना, पढ़ के उसको याद भी रखना है। अच्छे स्टूडेंट्स क्या है, परेशान होकर मुझसे पूछते हैं, सर आप इतना कम कंटेंट दिए हैं, वो जो है सर इतना ज्यादा दे दिए हैं, हम कैसे, मतलब क्या करें, हम मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने कहा इतना आप तैयार कर लो, उसके बाद मुझे बोलना। जितना मैंने दिया है इतना तैयार कर लो पहले, तब आप मुझे बताना
कि आप मतलब ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी चीज है। कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए यही लोगों को नहीं पता है, और ये नहीं पता है तो इसमें वो क्या करते हैं, गए किताबों में, क्या किताबें कंटेंट देती हैं आपको, उसमें पब्लिकेशन का नाम बदल जाता है, राइटर का नाम बदल जाता है, अंदर तो वही सब रहना है ना, अंदर वही रहना। आपको ये पता है कि पीसीएस में क्या पूछा जाता है, अगर नहीं पता है तो पैटर्न देखिए, 2-4 पेपर देखिए पिछले वर्षों का, आपको पता चल जाएगा इसका क्या पैटर्न है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उनको तैयार कर लीजिए, आप 70 to 80% उसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर किताबों में उलझे रहेंगे, वर्तमान समय वो नहीं रहा गया, अब तो आपके पास सारे तरह के, हर तरह के स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए कंटेंट्स उपलब्ध हैं, तमाम नोट्स उपलब्ध हैं, मार्केट में चले जाइए, भरमार है नोट्स की। और इसी नोट्स के भ्रम में लोग पागल हो जाते हैं। किसी ने कोई टॉपर, जैसे आप लोग भी जाते हो, जी जी जी, कोई टॉपर कुछ बताता है, जी, जी। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो एक ही छात्र तीनों का सुन रहा है। एक दिन उसका बोला कि नहीं इसका अपनाएंगे, दूसरे का पसंद आया दूसरे का अपनाएंगे, तो वर्ष भर यही चलता रहता है। तो भैया इसकी पुष्टि कौन करे? इसकी हमारा पुष्टि तो काम है अन्य लोगों के साथ जाना है। मैंने जैसे बताया, मेरी बेसिक्स बहुत कमजोर थी, मतलब मैं सिविल के लिए सोचा जब, तो मैं शून्य था एकदम से। यहाँ तक कुछ बातों पे मैंने जब बात करता था तो मेरे जो मित्र लोग हैं, जो इस समय आईएएस ऑफिसर हो गए हैं, आशीष चौरसिया एक लोग हैं, तो वो काफ़ी मजाक उड़ाते थे हमारा। आज भी बात होती है, बड़ी हंसी मजाक होती है उस बात को लेकर के। मैं ऐसी बात मैं समझता नहीं था क्या है सब, ठीक, इतना ज़्यादा मैं पुअर था इन सब चीज़ों में, मतलब सामान्य अध्ययन में देखकर। तो मेरे अंदर ये हुआ कि तैयारी करनी है, पहले बेसिक मजबूत करना होगा। तो बेसिक के लिए सबसे बेसिक किताब होती है एनसीईआरटी, या फिर यूपी बोर्ड की किताबें, वो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अच्छी किताबें वो भी हैं। तो मैं दोनों किताबें ले आया था, एनसीईआरटी ले आया था, कुछ यूपी बोर्ड की ले आया था। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो चीज़ें ऐसा लगा कि हाँ ये आगे हमको पढ़ना है, मुझे एक दृष्टि मिल गई थी कि क्या आगे मुझे पढ़ना होगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब्जेक्ट में ले आकर के पढ़ लिया था। ठीक, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, बेसिक एकदम, ठीक। और साइंस की ज़रूरत पड़ी, साइंस का मैं शाद था, फिजिक्स का तो मतलब कि फिजिक्स में बहुत आगे मैं गया, बाद में आईआईटी भी गया था, तो मैथ फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी जो सब्जेक्ट थे, पॉलिटी थी, पॉलिटी का बहुत अच्छा है एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी की। आई थिंक यूपीएससी में जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनते हैं, वहीं से खोज के बनाते हैं। तो वो सब पढ़ा मैंने, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती थी, पूछ लेते थे अपने सीनियर से, उस समय जो लोग थे तो वो बता देते थे, ठीक। लेकिन वो अभिरुचि पैदा जो हुई बेसिक्स क्लियर होने के बाद, जब कोई भी किताब आप पढ़ोगे, जब बेसिक तैयार रहेगा आपका, कोई बुक पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके अंदर घबराहट नहीं आएगी, क्योंकि आप उसका अर्थ समझ जाओगे क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक। केवल काम बचेगा आपका फैक्ट में, तथ्यों में, और तथ्य आपको कहीं भी मिल जाएंगे, एक लूसेंट में मिल जाएंगे तथ्य आपको काम भर के, ठीक है, किसी भी लिस्टिंग की बुक में आपको मिल जाएंगे, या कोई टीचर आपको बता देगा। लेकिन बेसिक आपके मजबूत रहने चाहिए। तो जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, पहले बेसिक अपनी तैयार कर लें, डायरेक्ट वो कंपटीशन में न कूदें, पहले जानकारी रख लें सब चीज़ों की क्या है ना। मैं बुक काफ़ी बार मैं रिकमेंड भी करता हूँ एनसीईआरटी की बुक्स को, इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उससे आपको बेसिक क्लियर होंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। कौन चीज आप क्या है, एबीसीडी नहीं जानेंगे तो नाम अक्षरों का कैसे बनाएंगे? कोई टर्मिनोलॉजी है उसका क्या अर्थ है, आप जानोगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने अब थोड़े से कम हो गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर ज़्यादा कर दिया आगे आने वाले समय में तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर हम बताना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे जब हम लोग वीडियोज यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे कभी कभी वो लॉन्ग वीडियो का लोग शॉर्ट वीडियो कट करके डाल देते हैं, तो वहाँ पर एक ही चीज़ उनको सुनाई पड़ती है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मतलब ये 2-3-4 बुकें ऐसी हैं जो मतलब बहुत फेमस है। लेकिन जब छात्र तैयारी करने आता है तो कहीं ना कहीं वीडियो वगैरह देखता है और उसके माध्यम जाता है सीधे पहले मार्केट से लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम लेके आता है। उसको मतलब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि मतलब पहले हमें उसके पहले भी कोई प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है, फिर यहाँ पर हम पहुँचते हैं। बहुत अच्छी अच्छी नोट्स आ गई हैं, शॉर्ट्स में तैयारी हो जाती है, समझ में ही आ जाता है। अब वो समय चला गया बुक पढ़ने का। बेसिक तैयार करिए, डायरेक्ट नोट्स पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करिए,
खूब सारे टेस्ट लगाइए। यूपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए वहाँ टेस्ट जितना आप लगाओगे उतने शार्प होते जाओगे, उतना लॉजिकली आप स्ट्रांग होते जाओगे। वहाँ पर पढ़ाई काम आती नहीं है आपकी यूपीएससी में, वहाँ पे आता है लॉजिक काम। तो पढ़ाई के साथ लॉजिक होना चाहिए। पढ़ाई खूब आपने की हो, सारी चीज़ें मालूम हो, प्लस लॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाओ, एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाए, तो आपका प्रीलिम्स वहाँ निकलेगा। जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है, यहाँ रट्टा मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतने फैक्ट हैं यहाँ पे, पूरे सिक्के, कौन से शासक ने कौन से सिक्के चलाए, कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, किस अभिलेख में क्या है, ये भी पूछने लगा है अब तो। अब तो इंटेंट भी पूछने लगा है, कंटेंट के साथ, वो भी जरूरी है। तो और कौन सी पुस्तकें भी नई नई पूछ लेता है, खास करके आपका जो अरबी फारसी में जो लिखी गई या फिर जिनका अनुवाद किसी ने किया, सब पूछते हैं। एक ही नाम से कई लोग पुस्तक लिखे हुए हैं, तो भी अगर एक ही नाम पढ़ा है तो व्यक्ति गलत करके चलाता है उसको, ठीक है, तुरंत उसको पकड़ में आ जाता है। बाद में देखता है कि इस व्यक्ति ने भी इस नाम से पुस्तक लिखी है और उस चक्कर में गलत। तो फैक्ट का पूरा सागर है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने छात्रों को, कल भी मैंने कहा कि आपको 120 प्रश्न और 30 प्रश्न, इन दोनों को अलग करके देखना होगा। 120 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पता है कि कहाँ से आएंगे, उसकी तैयारी आप साल भर करो। 30 प्रश्नों की तैयारी आप छोड़ दो अभी, वो एग्जाम टाइम में कर लेना, क्योंकि वो 30 प्रश्न फिक्स नहीं है कहाँ से आने हैं। आपने एक फैक्ट देखा, ये टेस्ट पेपर आया, एक फैक्ट आपने देख लिया, जैसे पीसीएस का पेपर हुआ उसमें एक फैक्ट आ गया, उस फैक्ट के पीछे आपने एक किताब ले आ दी कि ये फैक्ट इस किताब में मिल गया, उसके चक्कर पूरी किताब ले आए। आप ये भी कर सकते थे कि उस बुक में अगर कुछ ऐसा लिखा है, आप उसको नोट करके ले आते, अपने नोट में चिपका लेते, उससे काम हो जाता। गूगल सर्च कर लेते, वो चीज मिल जाती, लिख लेते, अपने पास रख, उससे काम हो जाता। लेकिन आप पूरी पुस्तक ले आए, उसके चक्कर में आपने अभी तक जो पुस्तक पढ़ी थी उसको छोड़ दिया, ना आप वो पढ़ पाए कायदे से, ना ये पढ़ पाए। ठीक, तो ये टेक्निकल चीज है जो होती है लोगों के साथ। दो किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें, इस तरीके से किताबों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जबकि आपके पास जो शुरुआती किताब थी उसमें 2, 3, 4 फैक्ट, 10 फैक्ट कम ही तो थे, यही तो था ना। तो आप उसको अगर 10 बार दोहरा लेते तो उसके तो आप मास्टर हो जाते ना। बाकी 10-15 आप देख लेते, बाद में एग्जाम टाइम में देख लेते, तमाम टेस्ट में आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं वो सब। तो हमारा जो काम रहता है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो उतने सीमित कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं, दोहरा लेते हैं, उनको इतना तैयार कर लेते हैं, एग्जाम टाइम में 15-20 दिन उनको वो सब पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं। तो वही करते हैं, सर्च करते हैं, नए नए फैक्ट सर्च करते हैं कि क्या और पूछ सकता है। उसमें नई चीजें बहुत सारी उनको मिल जाती हैं, तो एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने नॉलेज को। करंट अफेयर्स के साथ भी यही है, इतना बड़ा पोर्शन है लेकिन इतना आसान है उसको मैनेज करना। आप बाकी सबको एक तरफ कर दो, 35 प्रश्न आपके कम से कम एवरेज 35 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में आते हैं प्रीलिम्स में। तो उसको आप चाहो तो अगर डेली वाइज करंट तैयार करते चलो, 80% पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। वो कोई भी आप स्रोत अपना लो, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं भी देता हूँ डेली करंट अफेयर। यही कहना चाह रहे थे भैया, आपका क्यों नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं भी देखता हूँ आपका करंट अफेयर और मुझे बहुत बेस्ट लगता है वो चीज़। बिल्कुल। तो वो है, उसके साथ में रामायण भी दे देता हूँ आपको लास्ट में, तेजी से रिवाइज करने के लिए। इतना तैयार कर लिया आपने, 5-6 दिन जब बचता है एग्जाम का, एक्सप्लोर करिए ना करंट अफेयर्स को, और ज़्यादा एक्सप्लोर करिए, कुछ नई चीज़ें आप ढूंढ लीजिए उसमें, तो वो पूरा आपका 100% तैयारी हो जाती है। तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम आपका टाइम 120 में जाना चाहिए, 30 के लिए कम समय दीजिए। वो अनएक्सपेक्टेड है, क्या आएगा वहाँ से, तो जो अनएक्सपेक्टेड है उसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। वो सोचते हैं कि 120 तो हम कभी भी पढ़ लेंगे, और 30 के पीछे भागना, तो 120 तो ज़्यादा मजबूत है ना। 30 के 30 अगर आपको मिल भी गए, 120 तो आपका कमज़ोर है, वो तो गया। तो जो आपको क्वालिफाई करवाएगा वो तो चला गया। तो ये सबसे बड़ा, और यही जो स्ट्रॉन्ग कर लेता है, आप देखोगे हमेशा 100 के ऊपर रहेगा, हमेशा 100 के ऊपर रहेगा। कभी भी प्रीलिम्स देते ही अगले दिन से मेंस में लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको मेंस में भी दिक्कत होगी। आप
उलझे रहोगे कि आए कि होगा कि नहीं होगा। हाँ। पहले तो 2 महीना पूछते इंतजार रहोगे, करोगे, सर रिजल्ट आप का जो- कट-ऑफ बताइए, कट-ऑफ बताइए। 90 पे हो जाएगा कि इसी नहीं हो चक्कर में 2 जाएगा। महीने निकल गए, फिर 2 महीने बचे मेंस की आपको तैयारी। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, बार बार नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन यही है, वो कंटेंट क्या पढ़ना है वही भूल चुके हैं, क्योंकि समय के साथ बदलाव भी हुआ है ना पैटर्न में। एग्जाम अब वैसा नहीं रह गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। पहले क्या होता था कि लोग कर लेते थे, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके क्वेश्चन 100 के ऊपर चले जाते थे, 107 108 मेरिट जाती थी, हो जाता था। कंपटीशन बढ़ा है, लोग पढ़ ज़्यादा रहे हैं, कंटेंट लोगों के पास ज़्यादा है, इजीली अवेलेबल है, ठीक। तो अब कंपटीशन बढ़ा है, उस कंपटीशन जब बढ़ गया है तो आपको अपने आप को इस अनुसार ढालना होगा कि जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो सरल प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो आए हुए प्रश्नों पर आपको पूरी तरीके से हथौड़ा चलाना है वहाँ पे। अगर उस पर चूक गए तो फिर सरल प्रश्न गलत हुए तो आप पीछे हो जाते हो, ठीक है। तब बॉर्डर लाइन केस हो जाएगा या फिर बाहर हो जाएगा। हाँ, तो वो नहीं करना है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस पर हम अगर आप कहें तो हम बता दें कि कंटेंट का नाम ही बता देंगे, और हमारा कंटेंट है हम आपको दिखा भी देंगे। आप कम शब्दों में यदि हो पाए तो आप इसको जल्द से जल्द छात्रों को देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपका काम, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि लूसेंट से क्या पढ़ाई हो सकती है, लूसेंट से पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके साथ आपको सप्लीमेंट्री रखना पड़ेगा। लूसेंट से पढ़िए, क्या पढ़िए, ठीक है, सारी लिस्टिंग उसकी पढ़िए। अगर बेसिक नहीं तैयार है तो बेसिक पहले पढ़ कर आइए, फिर लूसेंट पढ़िए। लूसेंट से ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, फैक्ट ही फैक्ट रहेगा, उसमें बोरिंग लगेगा, ठीक। सारी लिस्टिंग उसकी पढ़ लीजिए, लूसेंट की तैयार कर लीजिए। साइंस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, वो तैयार कर लीजिए। अभी नया वाला जो दिया है, छात्रों ने नहीं बताया मुझको, मैंने देखा अच्छा है, काफ़ी कुछ उन्होंने अपडेट किया है उसमें, तो वो अपडेटेड वाला लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट के साथ आप क्या पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, उसके लिए पूर्वावलोकन जो आपने बताया अभी ना, जिसका जिक्र कर रहे थे, पूर्वावलोकन का वो आप शॉर्ट पढ़ में सकते आता है, हैं। पूरा सातों का आप उसके compile साथ करके। आप उसके साथ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसके साथ उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूसेंट में सारे देंगे नहीं, वहां से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ क्या करना है, 2 वर्ष का कम से कम जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जितने स्टेट की हो सकती हैं, आप जितना कलेक्ट कर सकते हो उनके क्वेश्चंस कलेक्ट करिए, ठीक है, वो लगा डालिए। करंट अफेयर्स पूरी तरीके से तैयार करिए, अलग है पोर्शन वो एकदम से, करंट अफेयर्स वो पूरा तैयार करिए कहीं से भी, ठीक है। ईयरली पूरा तैयार कर लीजिए। डेली तैयार करेंगे तो बहुत आसान है करंट अफेयर्स करना, ये हो गया, ठीक। तो इतना आप जब तैयार करोगे, इसके बाद कुछ टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस, उसमें कुछ नई चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये भी आपकी तैयारी का सबसे शॉर्ट मॉड्यूल है, बहुत कम में आपकी, बिना कोई किताब पढ़े, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको रेगुलर होना पड़ेगा, और रेगुलर आप होंगे नहीं। अभी देखिए, मैं बहुत दिन से बैच चला रहा था आरओ का, तो उसमें लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने जब शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया तो उसमें लोग पढ़ाई करने लगे। तो ये जरूरी है कि आपको कोई कंट्रोल करे, जैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि इतने टाइम आपको ये पढ़ना है, इतने टाइम आपको ये पढ़ना है, लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। तो ये नया प्रयोग था, लेकिन काफ़ी सफल हो रहा है। इसमें काफ़ी लोग जो बहुत कंफ्यूज थे, उनकी तैयारी बहुत एक अच्छे वे में हो गई है, रिवीजन के साथ साथ। क्योंकि मैं कंटेंट देता हूँ बहुत शॉर्ट में देता हूँ, उसको जल्दी तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो, एक दिन में एक सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। ये वही चीज हुआ भैया, जैसे आर्मी वाले अपना नियम स्ट्रिक्ट रखते हैं, तभी तो बस जो वही चीज है। आर्मी के लोग हैं, फोर्स बहुत जरूरी है कोई भी चीज फॉलो करने के लिए। आप अगर टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम टेबल जब आप, फोर्स 2 चीज का हो सकता है, आत्मबल, आपके अंदर इतना आत्मबल, इतना समर्पण हो, या दूसरे का बल, कोई डंडा मार के आपसे कर रहा है, ठीक है। और डंडा का मतलब है कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण अगर है आपका, और आपको, जैसे मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो आप मुझसे अगर कोई बात कहोगे तो मैं उसको थोड़ा सा उसको मानूंगा, मैं मान चलूंगा कि नहीं होगा ही होगा। बीच बीच में डराता भी रहता हूँ, नहीं करोगे तो ऐसी वैकेंसी आएगी नहीं, 2 साल फिर भटकेंगे। तो भैया इस असफलता का एक कारण आप ये भी देंगे कि आपने कई नाव पे पैर रखे, कई नाव पैर रखा, और बात है कि हम
मेंस की बात अगर करें स्पेशली, तो आपको प्रैक्टिस हाथ से अगर आप करेंगे नहीं, आप कितने भी विद्वान हो जाएं, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे ना, तो लास्ट मोमेंट पे आंसर राइटिंग शुरुआत की बात नहीं होती, लास्ट की बात होती है। तो वहां पर जितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं ना, वो आप नहीं लिख पाओगे, छूट जाएंगी चीजें। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक टॉपिक पे 100 चीजें मालूम होती हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंट जो 5-6 पॉइंट्स होते हैं वो न लिख करके उन 100 में से क्या चुनना है, 1 मिनट में चुनाव करना होता है, चुनने के चक्कर में छूट जाए। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको ये अभ्यास रहता है कि हमको कौन कौन से पॉइंट डालने हैं, ठीक। तो आंसर राइटिंग जो छात्र करते हैं उनका हो ही जाता है, ठीक है। मैंने कभी समय नहीं दिया उस चीज पे। मैं अपना जो लोग पूछ रहे थे कि इतने इंटरव्यूज हुए हैं आपने, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों ये असफलता का मतलब ये है कि भैया ऐसा कोई मैंने भी कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं, कभी आंसर राइटिंग नहीं करी मैंने। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये मैं कहूंगा सबसे कि ये काम ना करें। अच्छा। आंसर राइटिंग जरूर करें, जब आपकी मेंस की तैयारी हो जाए, सिलेबस आप पढ़ लीजिए, तो आंसर राइटिंग करिए। मैं जांचता हूँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये भी बताता हूँ, क्या क्या पॉइंट डालने हैं, क्या क्या पॉइंट डालने हैं, ये भी बताता हूँ। बट मैंने जब किया नहीं उसको, तो तलवार चलाना और तलवार चलाने की शिक्षा देना दोनों अलग भाई चीज़। क्रिकेटर में आजकल जैसे राहुल द्रविड़ हैं, अगर वो कोच बने हैं तो उनके जिनके कोच बने हैं रिकॉर्ड तो वही लोग बना रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर राहुल द्रविड़ के बहुत कुछ रिकॉर्ड होंगे, लेकिन उनसे उनके अंडर में खेलने वाले बहुत लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो अब भैया इसमें ये कहना चाहेंगे कि आपका जो अगर ये मतलब सारी चीजें रणनीति स्ट्रेटेजी वगैरह हो गई हैं, तो कुछ अन्य मुद्दों पे बात करेंगे, फिर अगर कुछ बचा है इसमें तो उस पर चर्चा करें। हाँ बिल्कुल, आप चर्चा करिए। अच्छा, बाकी तो महत्वपूर्ण बातें छात्रों को जो जाननी चाहिए मैंने बता दी, और सबको शुभकामनाएं। देखिए एक बात जो मैं कह रहा था कि जो सफल हो जाते हैं लोग, उनके पास आप लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट जो बाहर हो जाते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल। ठीक है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत कम अंकों से बाहर हुए विभिन्न कारणों से, और उनसे कोई आज तक पूछा नहीं कि आप क्यों जो है सफल हुए, या क्या आपकी स्ट्रेटजी रही। उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही, बहुत अच्छा उनकी पढ़ाई रही है, सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऑप्शनल भी एक वजह रहा है। आपने देखा इस बार ऑप्शनल का क्या कमाल रहा है। तो दोस्तों अभी इस समय हम लोग का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ दिख रहा होगा आपको। बैठे बैठे थक गए थे हम लोग जो है, क्योंकि खाना पीना खा के इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में एक बार हिमांशु भाई जवाई ले रहे थे, एक बार हम भी ले रहे थे, तो नींद वाली अवस्था है। अभी समय क्या हो रहा है ये नहीं बताएंगे, लेकिन सो जाओ भाई यहाँ पे, कोई और ठंड बाहर बहुत भयंकर है। तो हम ये कहना चाहेंगे, भैया से फिल्योर का एक इंटरव्यू ले रहे हैं। आपसे लोग ये जानिए कि इनका किसी बड़े पद पे चयन क्यों नहीं हुआ। चयन पे मत जाइए कि फिल्योर है ये, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इन्होंने दिया और अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए। अगर चयनित नहीं भी हुए हैं तो कई एग्जाम में सिर्फ एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर एक नंबर से कोई असफल व्यक्ति असफल होता है तो आप सभी लोग अच्छे से उसको असफल कह सकते हैं। अगर एक नंबर और एक्स्ट्रा पाने से कोई सफल हो जाता है तो आप उसको सफल मानते हैं, सफल कह लीजिए। क्या ही अंतर है एक नंबर पाने और पीछे से ऐसे करके। तो अब हम लोग जानेंगे सबसे बड़ी चीज, जो पीसीएस 2023 का रिजल्ट आया है, उसमें कई घरों में दीपक जले हैं, कई घरों में उजियाले हुए हैं। उसका मुख्य कारण रहा है तो वो ऑप्शनल रहा है। अगर इस बार ऑप्शनल नहीं हटा, हमने कई टॉपरों से पर्सनली बात भी किया और उनसे जाना भी, उन्होंने साफ कहा भी अगर इस बार ऑप्शनल नहीं भी होता, अगर होता ऑप्शनल तो उनका इस बार भी सिलेक्शन नहीं होता। और ऑप्शनल नहीं होने की वजह से ही उन सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ। हम तो मानते हैं इस बार हिंदी मीडियम के छात्रों की भरमार लगी पीसीएस 2023 के फाइनल रिजल्ट में। और उसके ऑप्शनल हटने के जो मुख्य, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने आयोग पे भी भैया का इंटरव्यू लिया। ऑप्शनल हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, जो कि और एक प्रकार से आप ये समझिए कि आप लोगों के नौकरी में इनका बहुत बड़ा योगदान मैं अपने नजरिए से समझूंगा। तो बहुत बड़ा योगदान इनका ऑप्शनल हटने में रहा होगा। तो भैया इस पे कुछ चीजें आप बताइए। मैंने स्वयं भी ऑप्शनल का बहुत झेला है। आपका माध्यम कौन सा था भैया? मेरा हिंदी माध्यम। अच्छा, ठीक है। तो ऑप्शनल में नंबर मिलना जो है ना, एक बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी। तो क्यों नंबर काट रहे थे वो आज तक समझ नहीं आया, है ना। क्या था, किसी भी विषय में कुछ भी नंबर मिल जा रहा है,
दो सब्जेक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क हो जा रहा था। वो गैप काटना जो है बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। हर बार एक सब्जेक्ट को, जैसे पिछली बार आपने देखा लास्ट टाइम पे सोशलॉजी को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया था और मैं सोशलॉजी छोड़कर लॉ रख दिया था इसलिए क्योंकि सोशलॉजी में नंबर बहुत खराब मिल रहा था, बहुत जनरल मार्क्स हो गए थे। तो ये एक जुआ सा हो गया था मिला करके। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बहुत आते थे पहले। एक समय जिस ऑप्शनल में बढ़िया नंबर मिलते थे, एक समय उसमें शून्य मिलने लगा। तो ये होता था ना कि किस ऑप्शनल के छात्र, जिस ऑप्शनल को बहुत अच्छे मार्क्स जिस वर्ष मिलते थे, उसी ऑप्शनल के छात्र उस बार ऊपर के पद ले आते थे या फिर सारे पदों पे सिलेक्ट हो जाते थे। तो ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया बन गई थी। इसका दंश बहुत लोगों ने झेला। बहुत सारे छात्र बाहर हो गए, मतलब ओवरेज हो गए ऑप्शनल चेंज करते करते। जिसका बैठ गया ऑप्शनल वो निशाना लग गया उसका। मेरा कभी नहीं बैठा, मैं आपको बताऊं। मैंने 5 ऑप्शनल कम से कम, मैंने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। सोशलॉजी पबएड सबसे पहले मैंने दिया था। यूपीएससी मेंस लिखा था जब मैंने पहला मेंस लिखा था तब भी, और यूपी पीसीएस का जब मेंस लिखा था, ठीक है, तब भी। तो मैंने पबएड ऑप्शन रखा था शुरुआत में। बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शनल थे, तो पब्लिक एड और सोशलॉजी दोनों सब्जेक्ट से दिया था मैंने सबसे पहला जब दिया था। पबएड में अच्छे नंबर नहीं मिले तो मैंने सोशलॉजी के साथ डिफेंस रख लिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि सोशल वर्क वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं, डिफेंस वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर मैंने वो दोनों कॉम्बिनेशन रखे। तो उसमें स्केलिंग के मार्क्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्केलिंग होती थी उस समय। एक अचंभा ही होता था। मतलब 149 मार्क्स हैं तो घटाकर उसको 107 कर दिया। क्यों कर दिया वो पता नहीं, किस मेथड के साथ कर दिया वो होता था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2018 में लास्ट टाइम था तो सोशल वर्क डिफेंस को डुबा दिया उसमें बहुत पूरी तरीके से, हिंदी माध्यम खास करके। तो ये चलता रहा 2019। फिर मैंने लॉ रखा, फिर सोशलॉजी रखा, फिर लॉ रखा। तो ये सब्जेक्ट जो है इतने चेंज होते रहे हैं। तो यही होता ही था। जिसको मार्क्स नहीं मिलते थे नेक्स्ट टाइम या फिर उसके अगली बार ऑप्शनल चेंज करना ही एक मात्र जो है विकल्प रहता था। तो अभी जो है वो हटा और आपने देखा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जो भूल चुके थे कि उनका सिलेक्शन भी होगा, बहुत बार से और उनका सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक भी आई। ठीक है, तो ऑप्शनल हटने का एक वरदान इस बार लोगों को मिला है। अब क्लोज कंपटीशन हो गया है बहुत, 15-20 नंबर का अंतर में सब आ जाते हैं। लगभग 20-30 का नंबर आप देखिएगा जब मार्कशीट आएगी तो आप देखेंगे 15-20 अंकों में सब सिमट गए हैं, सब सारे। बहुत ज्यादा गैप नहीं, बहुत गैप नहीं है। वो गैप नहीं है तो आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप अच्छा साक्षात्कार दे करके वहां पर अंक अर्जित करके आप अच्छे पद पा सकते। क्या भैया आने वाले समय में जैसे 24 का पेपर है, 25 का, तो 23 जैसा ही रिजल्ट होने वाला है इसे? बिल्कुल, एकदम मान चलिए कि बैलेंस रहेगा। हिंदी इंग्लिश जो भी अच्छे छात्र होंगे वो सेलेक्ट होंगे, यही बैलेंस। हाँ, थोड़ा सा किस्मत का साथ ये रहेगा कि इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े से डिसाइडिंग हो जाएंगे। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के बीच में मतलब बहुत ज्यादा गैप रहता है मार्क्स के बीच में? पहले होता था, अब इस बार देख लीजिए, आपको रिजल्ट देखिए। 2nd रैंक तो हिंदी माध्यम है। जी जी। हमारी छात्रा हैं 25 रैंक, 10th रैंक माधव है, जी जी जी, वो भी हिंदी माध्यम है। तो कई छात्र तो हमारे यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि हिंदी माध्यम से, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी अन्य छात्र भी हैं बहुत हिंदी माध्यम में, सब हम भी हिंदी माध्यम है। सबने जो चयन हुआ ही है इस बार साक्षात्कार जिसने भी दिया है मैक्सिमम हिंदी माध्यम के छात्र थे जो मिल रहे थे। आप देख रहे होंगे, नहीं तो इसके पहले जी 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 बहुत, और इसके पहले इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम। इसके पहले एक चीज भैया और देखा हमने, जब तक अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला था, मैं कहूंगा नहीं बोलबाला, देखिए कोई माध्यम की लड़ाई नहीं है ये। कुल मिला करके चीजें जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा किसी परीक्षा में ना, तो फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हिंदी माध्यम के साथ भाग रहे थे तैयारी से, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कई लोगों ने तैयारी छोड़ दी है, कुछ लोग स्विच करके इंग्लिश मीडियम जा रहे थे। एक वो ऑप्शन था, और दूसरा छोड़ दिए, या तो छोड़ दिए। अब इंग्लिश, हिंदी से जो इंग्लिश जा रहे थे उनके साथ एक समस्या आ रही थी ना, स्पीड नहीं बन पा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। या तो रटकर पूरी चीजें जाए और रटा हुआ आ जाए तभी संभव है, वो संभव हो नहीं पाता है।
तो स्पीड वहाँ पर फिर सेक्रीफाई होती है और फिर उसका क्या होता है, खामियाजा अभी हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे, वो 2019 में पहले हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे थे, बाद में उन्होंने स्विच करके इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चालू कर दिया। अच्छा, अभी सिलेक्शन हो गया डीएसपी में। चलिए ठीक, मैं बता रहा हूँ इस बार जो है पेपर रिजल्ट में ऑप्शनल नहीं था, या यूं कह लीजिए हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और क्षमा प्रार्थी अभी से ही हम पहले से ही हमने देखा कि टॉप 10 में जो ऑप्शनल रहने पर लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी, ऐसा हमें मेरा एनालिसिस है, मैं हो सकता है गलत हो सकता। इस बार हम देख रहे हैं ऑप्शनल हटने से वो टॉप 10 में लड़कियों की संख्या मतलब नहीं बहुत है और ज्यादा। देखिए ऑप्शनल तो विशेषज्ञता की बात होती है, जितना ज़्यादा विशेषज्ञ आप किसी विषय में ऑप्शनल में रहते, क्योंकि ऑप्शनल अक्सर लोग मार्केट की नोट्स को पढ़ के आते थे, जबकि वो प्रोफेसर्स उन मार्केट की नोट्स को, कोचिंग की नोट्स को बकवास बताते हैं। आप बड़ी बड़ी कोचिंग की नोट्स दिखाइए प्रोफेसर्स को ले आकर के, वो बकवास बताएंगे उसको, वही चेक करेंगे जब उसको तो बकवास चीज़ को बकवास नंबर देंगे। तो ज़्यादातर आप देखोगे एकेडमिक कैरियर लड़कियों का लंबा रहता है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ती हैं ऑप्शनल वगैरह, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शनल में हो सकता है कि लड़कियों का इस वजह से नंबर आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी नॉलेज की जरूरत होती है। ऑप्शनल में नंबर पाना और जीएस में नंबर पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑप्शनल में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, तो विशेषज्ञ हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे उसमें। तो मिलते थे, ये बात भी सत्य है कि मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, और ठीक है, को मिला करके समानता आनी चाहिए, है ना। वो किसी भी तरीके से आए, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन। ये तो सत्य है, और लड़कियां किसी भी मायने में कि कहीं कम नहीं है, नहीं जा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इस बार भी काफी लड़कियों का चयन हुआ है, हम देखें काफी लड़कियों का चयन हुआ है, मेहनत भी कर रही है। बड़े बहुत लड़कियां हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, मतलब कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन ऊपर से प्रेशर भी है तरह तरह का, उसको झेल कर पढ़ाई कर रही हैं। बहुत लड़के भी इस तरीके के हैं, तो बहुत तरह का प्रेशर झेल रहे हैं, तो सभी प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेशर ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक जीवन है तभी तक ये सब संघर्ष वगैरह है, जीवन खत्म तो सब खत्म। तो अपने जीवन को महत्व देना है, स्वास्थ्य को महत्व देना है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है, मस्ती में लाइफ काटनी है। पढ़ाई को बस ये है कि समर्पित होकर के, समर्पित भाव से कि एक भैया 1 साल बाद हम इस पद पर हो जाएंगे, उसी को देख करके वहीं फोटो अपनी लगा लीजिए कि हम इस पद पर हो गए, नीचे लिख दीजिए समीक्षा अधिकारी बनना है तो नीचे लिख दिए समीक्षा अधिकारी, उसको देखते रहिए, फील लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, SDM बनना है तो लिख दिए डिप्टी कलेक्टर, पढ़ते रहिए और उस तरीके की मेहनत करिए। देखिए कि हमारा जिनके साथ कंपटीशन है, आप ये देखते हैं 11 लाख लोग फॉर्म भर दिए, 10 लाख लोग फॉर्म, आपका कंपटीशन ऊपर के 10,000 लोगों से है, केवल उनको देखिए। टॉपर्स जो हैं वो क्या, उनके साथ हमारा कंपटीशन अगर है तो उनकी कॉपी आप देखिए अगर, तो वहां से ये सीखिए, ये मत सीखिए कि ऐसा मुझे लिखना है, ऐसा सोचिए कि मुझे इससे बेहतर कैसे लिखना है, तब जाकर के आप खोजी छात्र कहलाएंगे अच्छे। और छात्र को खोजी होना चाहिए, खोजी होगा तभी कुछ नया नवाचार करेगा। जितना आप नवाचार करोगे अच्छा पॉजिटिव, उतना ही आपको नंबर मिलेंगे, उतना समय आपको देना पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं समय नहीं दे पाते हैं, अपनी जो तैयारी है पहले की वही चल रही है, कुछ ऐसा कुछ ऐड नहीं हो जाता, करंट अफेयर्स है, डाटा वगैरह ऐड हो जाए, क्योंकि मेहनत जब तक आप नहीं करोगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे हमेशा। ठीक है, तो अपडेट मैं कैसे होता हूँ, मेरी पढ़ाई का स्रोत हमारे छात्र ही हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते जो भी अपडेशन, जैसे मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता, भले अभ्यास नहीं करता हूँ लेकिन इतना अभ्यस्त तो हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इतना पता हो जाता है, क्या नहीं लिखना है ये भी पता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नंबर जो आते हैं हमारे, या बार बार इंटरव्यू कॉलिंग होती है, उसकी वजह ये भी है। ठीक, और अगर मैं आंसर राइटिंग बिल्कुल ना करता, पढ़ाता नहीं, कंटेंट से बिल्कुल मतलब ना रहता, अपडेशन नहीं रहता किसी तरह का, तो फिर मैं कभी इंटरव्यू न दे पाता। चलिए, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है ना, मेंस का एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, जब तक आप एक्यूरेट आंसर राइटिंग करोगे नहीं, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर।
तो भैया लगभग सारी चीजें हो गई हम लोगों की। बिल्कुल। हाँ, कुछ बहुत गहराइयों में, और हमें नहीं लगता कुछ चीजें बची होंगी पूछने या जानने के लिए। जब एकदम इंसान हर एक चीज ही बता दिया तो बचा ही क्या है बताने के लिए इस समय फिलहाल। भाई बाकी टॉपर्स के आपके सारे प्रश्नों के हम लिख लिए हैं, लगातार टॉपर से ले रहे हैं, और भैया से हमको यही वाला स्ट्रेटेजी लेना था, क्यों फेल हो रहे हैं वो उनके लिए जो परेशान है। हाँ। तो सारी परेशानी दूर हो गई। हर प्रकार से आपके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ठंडी में एकदम जो है भयंकर ठंड, अभी घर भी जाना है, ये दवा नहीं खाए अभी हम लोग जो है। अरे आप भाई फिलहाल कर तो रहे हैं, गांव का माहौल का आनंद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुबह सरसों के खेत में ले चलेंगे बहुत बड़ा साम्राज्य है भैया का। हम लोग तो अभी टहला रहे थे तो हमने कहा बस करिए, ठंडी में उठे चल के लेटते हैं भाई साहब, ये चीजें हैं। तो फिलहाल हो गया सब कुछ, और बाकी भैया से आप जुड़े ही हैं, डेली कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे चैनल से आप जो ना जुड़े हो, जो पहली बार आ रहे हो, जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे भी टॉपर्स के वीडियोस आप सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। चैनल नाम है यूपीपीएससी डेली न्यूज, और आपके सामने विभांशु जी हैं जिनके चैनल का नाम विभांशु पांडे है। आप सर्च करिए, यूपीपीएससी में लगभग सभी लोग जानते हैं इनको, इंटरव्यू लेते हैं ये छात्रों का। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी जुड़ सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ कई टॉपर्स हैं जो मोटिवेट आप सभी लोग को करते रहेंगे बीच बीच में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहें तो आप भी अपने व्यूअर्स से बोले, और वीडियो को हम लोग करते हैं विराम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।